हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आज हम 160 सीरीज में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखेंगे जनन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या? क्या आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे देखकर बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है? नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। तब हम कैसे बोलेंगे? तुम्हारी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उन्होंने क्या किया है, परिभाषा दिया है कि हम स्वस्थ व्यक्ति उसे बोल सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक और सोशल, जो 4 चीजों से क्या हो, स्वस्थ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ। यानी फिजिकली, मेंटली, सोशल और फिर क्या है, बिहेवियर। तो इस चारों तौर पर जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसे क्या मानेंगे, स्वस्थ मानेंगे। और उसके बाद देखते हैं शारीरिक। शारीरिक का मतलब यह है कि बाहर से वो मेंटेन हो, भाई अच्छी खासी बॉडी बॉडी बनी हो, लंबे चौड़े हो, ये तो फिजिकली हुआ। बट मेंटली का क्या मतलब है, या इमोशनल का क्या मतलब है, भावनात्मक। यानी उसके अंदर भावना कैसी है, क्या वो अच्छी है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। सोचने का मतलब अगर देखें तो सोचने का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको समाज से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे समाज क्या कहेगा, अगर मैं ये किया तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग ज्यादा समझदार हैं, हम 60 हलवाई तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग सबसे पहले किस देश ने दी थी? तो भारत दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने 1951 में यह कार्यक्रम शुरू किया। तो परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग सबसे पहले किस देश में दी गई? भारत में दी गई। और किस सन में दी गई? 1951 में दी गई। ये हर बार क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा, डाटा तो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं RH क्या है। RH का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मतलब यह है कि हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसके किशोरावस्था पर कैसे ध्यान दिया जाए, या हम ये बात करते हैं कि मोर्टेलिटी क्या होती है, मातृ मृत्यु दर कैसी होती है, फिर ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो वर्तमान में यह जननी एवं बाल स्वास्थ्य सेवा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम से प्रसिद्ध है। उद्देश्य जनन संबंधी क्षेत्रों में व्यापक सुधार और जागरूकता लाना। की तरह उठाए गए कदम क्या है? जागरूकता माध्यम, श्रव्य और दृश्य और प्रिंट मीडिया। ये क्या है? तो जगह जगह आप देखते हैं दीवारों पर लिखी होती है बहुत सारी चीजें कि हम दो हमारे दो, इन सारी चीजों को लेकर, या और अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती है। फिर उसके बाद इनके द्वारा, सरकार के द्वारा से ऑडियो विजुअल यानी सुनाई भी जाती है। देखो इसमें सब में रेडियो वगैरह में सुनाई भी तो जाती है, और उसके बाद विजुअल दिखाई भी जाती है। जो ऐड आता है ना उसमें टीवी वगैरह में, तो उनको उनके द्वारा बच्चों को समझाया भी जाता है। पारिवारिक भूमिका क्या होती है? माता पिता, करीब रिश्तेदार और शिक्षक जागरूकता फैलाने में शामिल होते हैं। तो ये हमारे जो माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, शिक्षक, इन सबको इस बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या होती है, इनसे रोग कैसे होता है, इन सारी चीजों को बताना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को न बताए। देखिए कुछ स्कूलों में होती है कि इस चैप्टर को हटा ही दिया जाता है कि चलो बच्चा इसको घर पर अकेले पढ़ लेगा। नहीं, वो बेटा घर पर अकेले पढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसको उस चैप्टर को स्किप ना करें, उसको अच्छे से समझाएं और उसके एज के बारे में, जिसे बोलते हैं किशोरावस्था यानी तूफानी फेज, उस तूफानी फेज के बारे में उसको समझाएं। यही ये बोलता है। उसके बाद यौन शिक्षा, सेक्सुअल एजुकेशन स्कूलों में शुरुआती, ताकि युवाओं को सही और वैज्ञानिक जानकारी मिले। नहीं तो होगा क्या, इसी सबसे सेक्सुअल डिजीज वगैरह भी फैलते हैं। तो इन सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्कूल में शिक्षकों, घर पर माता पिता और रिश्तेदार, इन सबको अच्छे समझाना चाहिए।
महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जननांगों, किशोरावस्था, सुरक्षित यौन प्रथाओं और एसटीडी एआईडीएस के बारे में सही ज्ञान देना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस है क्या, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उलपेधन। ये क्या है, तो ये है कि जब उस बेबी किसमें होता है, पेट में होता है, तकनीकी विकासशील भ्रूण डेवलपमेंटिंग एम्ब्रायो के चारों ओर मौजूद उलपेधीय जो उलपेय द्रव यानी एमनियोटिक फ्लूइड का विश्लेषण होता क्या है कि ये बेबी है, अब इसके चारों तरफ क्या भरे होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसको इंजेक्शन के थ्रू डॉक्टर निकालता है और उसके बाद इसका पता उस फ्लूइड से पता लगता है, क्योंकि उसमें टिश्यूज वगैरह होते हैं बच्चे के, तो उससे पता लगाता है कि इसमें कौन से डिजीज है। अब डिजीज कौन सा है, अनुवांशिक रोग जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें तो इसमें पता लगाते हैं, तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस करवाई गई थी। बट अब क्या होने लगा, तो इसके सब बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग का मतलब क्या है कि इससे लिंग की जांच लगवाने लगे। अगर लड़की पाई गई तो उसको गर्भ में ही मार देते थे, यानी कन्या भ्रूण हत्या बढ़ने लगी। इसीलिए हमारी सरकार ने इस पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है। आइए पढ़ लेते हैं कि वैध उपयोग लीगल यूज भ्रूण में गुणसूत्रीय असमानताओं जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह। अगर भाई बेबी पेट में ही है और उसके बाद उसमें कोई रोग है तो उसको हटा देना काफी ठीक है, क्योंकि बाहर आएगा, रोग लेकर आएगा, उसको झेलना या और चीजें, तो क्यों ना उसको वही खत्म कर दिया जाए। ये ठीक है, पता लगे कि चलो हटा देते हैं। लेकिन अगर अब इसका देखो आगे बढ़ते हैं। अब दुरुपयोग क्या है, मिस यूज करने लगे। मादा भ्रूण हत्या के लिए लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे कि अब सबसे ज्यादा तो इसका छोड़ो, रोग तो छोड़ो, सबसे पहले इसका पता लगवाने लगे कि जाओ देखो लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो इसको गिरवा दो या मतलब गिरवा दो। तो इसके लिए भारत में इस टेस्ट पर कानूनी प्रतिबंध लग गया है। यहाँ तक कि अगर किसी डॉक्टर पकड़ा भी जाता है तो उसको उस नौकरी से हटा दिया जाता है, जेल वगैरह भी करवा दी जाती है। तो इसको क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या का मतलब होता है एक जन मतलब लोग और संख्या का मतलब है उनकी संख्या। तो जनसंख्या जब एक ही जगह पर जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो संख्या होता है विस्फोट। ये कारण है क्या, तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्य कारण है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। पहले क्या थी, पहले लोग दूर दराज तक जाते थे, जैसे कोई भी लेडी होती थी, एक बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी के ऊपर लेकर जाते थे गर्भवती महिलाओं को, बहुत दूर तक लेकर जाते थे, बहुत दूर दूर तक अस्पताल वगैरह थी, गांव में उपलब्ध नहीं थी, तो लेकर जाते जाते ही जच्चा या बच्चा मर जाता था। तो पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो जनसंख्या क्या थी, बहुत कम थी। बट अब क्या हुआ, ये सारी सुविधाएं मिलती गई, जिससे मातृ मृत्यु दर भी क्या हुआ, गिरावट आई, और जो शिशु मृत्यु दर था उसमें भी गिरावट आई। यानी अब सब मेंटेन होने लगे, यानी MMR मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आई, फिर IMR शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई। बच्चा भी स्वस्थ, जच्चा भी स्वस्थ। तो इसी के स्वस्थ करते करते जनन आयु वाले लोगों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। भाई जब बच्चा भी स्वस्थ, बच्चा बड़ा हुआ तो भाई वो किशोरावस्था या जनन योग्य तो होगा ही, 24-25 साल का, 21-22 साल का तो होगा ही, और तब तक भाई दूसरा भी आएगा। मतलब इसमें हम मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला, जनन आयु लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, कैसे रोका जाए जनसंख्या तो बढ़ती जाती है, खुद ब खुद देख लीजिए जनसंख्या कैसे बढ़ती जाती है। तो विभिन्न गर्भनिरोधक तकनीक यानी कंट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग करना, छोटे परिवार के लाभों के प्रति लोगों को शिक्षित करना कि क्या है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, तो इन सबको बढ़ावा दिया जाए कि भाई अगर कम परिवार रहेंगे तो काफी खुशी रहेंगे। क्योंकि एक बाइक पर अगर चलो क्या हो गए, कपल्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, एक बच्चा आगे बैठा एक बच्चा पीछे बैठा, कितने संतुष्टि से जाओगे। लेकिन यही अगर 6-7 बच्चे हो गए, कहाँ बैठा लोगे, सिर पर बैठा लोगे, कंधे पर बैठा लोगे, यानी एक साथ मामा के यहाँ नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए हम दो
हमारे दो, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं तो हम दो हमारे एक होता है। ठीक, तो एक ना करो, लेकिन दो ही सीमित रखिए। उसके बाद विवाह की कानूनी आयु बढ़ानी चाहिए। महिला में 18 है, पुरुष में 21 है। मैं भी चाहती हूँ बढ़ा दिया जाए, महिला में 23, पुरुषों में 25 कर दिया जाए। उसके बाद या एक या दो बच्चों वाले माता पिता को प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य सरकार प्रोत्साहन देती भी तो है। अब देखते हैं भाई, गर्भ निरोधक, यानी अगर गर्भ निरोधक, गर्भ रुकेगी तभी तो जो जनसंख्या वो कंट्रोल में होगी। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण क्या होने चाहिए? आदर्श का मतलब अच्छी खासी। उसमें हम देखेंगे एक आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए। उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए जो गुप्त भी हो, यानी किसी को पता भी न चले, और उसके बाद वो कैसी हो, वो इजीली लगा भी सके, इजीली मतलब आसपास में मिल भी जाए, और उसके बाद वो इरिवर्सिबल भी हो कि उसको कैसा लगाएं, फिर यूज करने के बाद उसको फेंक भी सके। इन सब को हम देख कर बोलते हैं आदर्श गर्भ निरोधक। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कौन कौन सा आदर्श गर्भ निरोधक। देखो, रिवर्सिबल कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल, जिसका प्रयोग हटाने पर खत्म हो सके, यानी जब तक कपल साथ में है, मतलब कमिटेड है, जब तक इनका संभोग चल रहा है तब तक तो लगे रहे, फिर उसके बाद उसको क्या करें, हटा सकते हैं। कोई दुष्प्रभाव नहीं है, या बहुत कम होनी चाहिए। यौन इच्छा या क्रिया में कोई बाधा न डाले, ऐसी होनी चाहिए। तो देखते हैं गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक या पारंपरिक विधियां। कुछ लोग कहते हैं कि हमको ये रोग वगैरह या ये सारी चीजें करने में बहुत डर लगती है, तो वो कैसे करें? नेचुरल मेथड। ठीक, नेचुरल मेथड कुछ लोग अपनाना चाहते हैं। दूसरी होती है रोधक विधियां, बैरियर मेथड, जैसे कंडोम्स, डायाफ्राम, ये सारी चीजें हैं। कुछ होता है आईओडीएस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ऑरल पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन, सर्जिकल विधियां। ये सारी क्या हैं? ये है गर्भ निरोधक के प्रकार। चलिए एक एक करके हम डीपली समझेंगे। तो इसमें देखिए प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स है क्या? तो प्राकृतिक विधियां अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के अवसरों से बचने के सिद्धांत पर काम करती है। अभी आप जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उसमें केवल एक का काम होगा, शुक्राणु और अंडाणु को रोका जाए। ठीक, अब कोई कैसे रोकता है ये डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, नेचुरल है तो इसमें शामिल है आवधिक संयम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करनी चाहिए? नियंत्रित करनी चाहिए। दंपति आवधिक संयम, पीरियाडिक अबिस्टेंस, दंपति मासिक धर्म चक्र के 10वें से 17वें दिन तक सहवास से बचते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान निषेचन की संभावना बहुत अधिक होती है। कैसी होती है? इसके दौरान निषेचन की संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसे हम उपजाऊ अवधि भी बोलते हैं। ठीक, तो भाई अगर इसी के बीच तो ओव्यूलेशन होते हैं, और अगर इस बीच में अगर सेक्स भी कर ले तो अंडाणु और शुक्राणु ज्यादा है, तो इसीलिए इस बीच में बचनी चाहिए 10 से 17 के फेज में। दूसरा बायस्खलन या सहवास का अंतराल। स्खलन या सहवास अंतराल है क्या? तो इसके दौरान यह होता है कि वीर्य सेचन से बचने के लिए पुरुष साथी अपने पेनिस को क्या करते हैं? वेजाइनस से बाहर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ये सहवास करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस टाइम तो वीर वेजाइना में ही गिरते हैं, है ना? वीर वेजाइना में गिरते हैं, जिससे शुक्राणु होता क्या है कि वेजाइना से होते हुए यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें ये चीजें नहीं करनी है। इसमें किसी भी तरह से बचा के करना क्या है कि वीर को वेजाइना में गिरने नहीं देना। तो इसीलिए काम क्या करते हैं कि सहवास के टाइम जब वीर को गिरना होता है वेजाइना में, तो वीर वेजाइना में न गिराकर बाहर उसको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखा है कि विसेचन से वेजाइना के लिए पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है और उसको वीर को बाहर निकाल देता है। ठीक है। स्तनपान अनार्थ क्या है कि जब तक बेबी दूध पिएगा तब तक होगा क्या कि स्त्री में
मासिक चक्र आएंगे ही नहीं, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये भी बात तो है। तो ये क्या होता है, ये भी एक अच्छी खासी चीज है। प्रसव के बाद मासिक धर्म की अनुपस्थिति और तीव्र स्तनपान के कारण इस अवधि में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब प्रोलैक्टिन हाई होता है, अब जब प्रसव प्रसव के बाद क्या प्रसव के बाद दुग्ध स्त्राव, दुग्ध को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कब होता है? और जब प्रोलैक्टिन हाई होता है तो गोनेडोट्रोपिन यानी एलएचएस और एफएसएच क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो जब ये लो हो जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं, तो भाई कैसे पीरियड्स आएंगे? तो इसीलिए प्रोलैक्टिन हाई होता है उस फेज में, और एलएचएस एफएसएच कैसा होता है? लो होता है, जिससे निषेचन की संभावना कैसी होती है? शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। रोग विधियां, यानी आपकी रोग विधियां क्या है? रोग विधियों में रोग यानी बैरियर की मदद से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इसमें शामिल है कंडोम। कंडोम की सबसे प्रसिद्ध कौन सी पुरुषों के लिए? निरोध। सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है निरोध। यह रबड़ या लेटेक्स की परत से बना एक रोध है जिसका उपयोग पुरुष के लिंग या महिला की योनि और गर्भाशय गृह सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है। यह यौन संचालित रोगों यानी एसटीडीएस से भी बचाता है। ये तो गर्भ निरोधक से बचाता तो बचाता ही है, लेकिन ये काम क्या करता है कि सेक्सुअल डिजीज से भी बचाने का काम करता है। ये रहा पुरुष के लिए और ये रहा स्त्री के लिए। बना किससे होता है? लेटेक्स और रबर से, ध्यान रखना। अब डायाफ्राम और गर्भाशय, हाँ, और ये कैसा होता है? ये यूज करने के बाद ये फेंकने लायक हो जाता है। एक बार यूज किया उसके बाद इसको बाहर फेंक देते हैं निकाल के। ठीक, अब इसको करते हैं डायाफ्राम वगैरह। गर्भाशय गिरा टोपी और वाल्व ये सारी स्त्रियों के लिए बनी होती है, और इसको एक बार यूज करते हैं फिर बार बार मतलब कई बार यूज कर सकती है। लेकिन कंडोम से क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद इसको फेंकना ही होता है। चलिए देखते हैं। यह रबर से बनी रोध होते हैं जिन्हें सहवास के दौरान महिला जननांगों में डाला जाता है, जैसे ये लगा दिया जाता है, यही है। ठीक है। गर्भ दक्षता बढ़ाने के लिए आमतौर पर इन रोधों के साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली और फॉर्म स्पर्मसीडियल क्रीम्स, जेली एंड फॉर्म्स वगैरह लगा दी जाती है। तो ये देखिए, ये फॉर्म होती है, इधर फॉर्म लगा देते हैं, उसके ऊपर से एक कैप लगा दी जाती है कि जिससे शुक्राणु क्या हो, अंदर ना जा पाए, मर जाए बाहर ही। ठीक, तो इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोग विधियों के लाभ, इसमें हमारा एक छूट रहा है जो क्या है? आईयूडी। आईयूडी आईयूडी का मतलब क्या था? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस में आपका 3 टाइप का होता है। इसमें आपका होता है औषध रहित, औषध रहित जिसे हम क्या बोलते हैं? लिप्टस लूप। इसको क्या करते हैं? इसको कहाँ लगाते हैं? तो इसे लगाते हैं, मतलब ये यूटेराइन में यूज होती है, यानी गर्भाशय पर। लिप्टस लूप, ये पूछा जाएगा कि औषध रहित कौन है? लिप्टस लूप। दूसरा आता है कॉपर, कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर सेवन, कॉपर मल्टीरोल, ठीक है। फिर एक आता है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में आपके कौन से आते हैं? लेंजी 20 प्रोजेस्टेरॉन और
बस यही आते हैं प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ठीक। अब देखो इसके रोध विधियों के लाभ क्या है। ये उपयोग के बाद फेंकने योग्य होती है। कैसी होती है? फेंकने योग्य होती है। इसको पहले मैं मिटा दूं क्या? तो देखो रोध विधियों के लाभ, ये उपयोग के बाद फेंकने योग्य होती। कैसी होती है? डिस्पोजेबल, यानी इसको एक बार यूज करो, उसके बाद इसको फेंक दो। अब ये कौन सी थी? ये कंडोम सी तो थी। दूसरा विधि, इन्हें स्वयं लगाया जा सकता है। कैसा लगाया जाता है? सेल्फ इंसर्ट किया जाता है। ये पुनः प्रयोज्य होती है, जैसे डायफ्राम आदि। हम लोग पढ़े थे कि जो कंडोम्स होती है वो कैसी होती है? एक बार यूज करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। लेकिन डायफ्राम वर्ड्स वगैरह कैसी होती है कि एक बार यूज किया फिर उसको धुलकर फिर हम लोग फिर कई बार यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरल पिल्स और आपातकालीन गर्भनिरोधक है क्या? तो ओरल पिल्स गर्भनिरोधक गोलियां या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का संयोजन होती है, जिन्हें गोलियों के रूप में लिया जाता है। देखते होंगे कि इसको 21 दिन तक कंटिन्यू लिया जाता है, जिसमें क्या पाई जाती है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की संयोजन। कार्या ओव्यूलेशन, अंडा बनने और आरोपण को रोकती है, साथ ही स्पर्म के प्रवेश को भी रोकने के लिए गिरोह में क्या काम करती है? बलगम यानी म्यूकस गुणवत्ता बदल देती है, चिपचिपा पदार्थ निकालती है म्यूकस टाइप की, जिससे होते क्या है कि शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाते, वो बाहर ही उसको चिपका कर रखती है, तो उससे अंदर नहीं जा पाते। आपातकालीन गर्भनिरोधक क्या है? आपातकालीन की जैसे बलात्कार वगैरह या असुरक्षित सहवास के दौरान, जैसे कोई भाई कोई कपल्स हैं और ये हुआ कि कंडोम्स वगैरह यूज ना किए, हो गया, या फिर बलात्कारी फेज में या ऐसे कुछ असुरक्षित सहवास के दौरान अगर ये चांसेस है कि लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो 72 घंटे के अंदर एक पिल्स दी जाती है जिसे ले लेनी चाहिए। तो 72 घंटा इसे हम मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी जानते हैं, के भीतर प्रोजेस्टेरॉन या संयोजन का सेवन बेहद प्रभावी माना जाता है। इसको 72 घंटे के अंदर ही ले लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल विधि नसबंदी क्या है? तो इसे गर्भनिरोधक की अंतिम या अस्थायी विधि माना जाता है। हम लोग जो ये विधियां देख रहे थे, गर्भनिरोधक विधियां, ये 2 टाइप के थे। अब समझा दे भाई। चलो अभी बाद में समझा देंगे, ठीक है? अच्छे से समझा। इस गर्भनिरोधक की अंतिम या अस्थायी विधि, ये क्या है? अस्थायी विधि। इसको करवाने के बाद बच्चे होने की चांसेस नहीं होती। इसको सोच समझ के करवानी चाहिए कि ये रिवर्सिबल नहीं है कि हाँ चलो अभी करवा ले रहे हैं फिर बाद में बच्चे पैदा कर लेंगे, नहीं, इसको पुनः फिर नहीं हो पाता है। ठीक है? तो ये कैसा अस्थायी विधि, परमानेंट मेथड होती है। ये कैसा सर्जिकल, इसमें ये 2 टाइप के होते हैं। ये पुरुषों में होती है, पुरुष नसबंदी, और महिला यानी वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी तो करवाई जाती है। भविष्य में किसी भी संभावित गर्भधारण को पूरी तरह से रोकना भी, फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो पुरुषों में की जाने वाली सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। महिलाओं में की जाने वाली सर्जरी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष नसबंदी वेसेक्टोमी में डिटेल्स प्रक्रिया देखो क्या है। इस सर्जरी में पुरुष की शुक्रवाहिका क्या है? ये है, ये क्या है? शुक्रवाहिका, यानी वासा डिफरेंशिया को कट करके छोटा सा कट करते हैं और उसको क्या करते हैं? बांध देते हैं। प्रभाव इसके बाद वीर्य में शुक्राणु का आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब कहोगे कि कैसे बंद हो जाता है? तो भाई आप खुद ब खुद देख लीजिए कि यहाँ से स्पर्म जाता था, क्या था? यहाँ से स्पर्म जाता था। मैं इधर बना दूँ थोड़ा सा, कुछ ज्यादा अच्छा बना दिया है, हमारी कलाकारी और अच्छी है। एक नली नहीं होगी, ठीक। इसमें हुआ क्या कि स्पर्म जाता था और ये स्पर्म वहां जाकर तब यहाँ शुक्राशय से, प्रोटेस्ट से और फिर बल्बिक्युलर ग्लैंड से, इन सब से मिलकर तब बाहर निकलता था। बट अब क्या होने लगा? अब होने ये लगा है कि केवल यहीं से प्रोटेस्ट ग्लैंड से जो
कैल्शियम वगैरह और एंजाइम्स वगैरह निकलते थे, और उसके बाद यहाँ शुक्राशय से जो निकलते थे, और फिर यहाँ पर यूथरल, यही सारी चीजें निकलती हैं। और लेकिन स्पर्म नहीं जाता है, स्पर्म तो यहीं बंधा रह जाता है भाई। जब इधर बंध गया तो स्पर्म वहां तक कैसे जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि केवल वीर ही जाते हैं, स्पर्म नहीं जाता है। तो इसीलिए बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ध्यान देने की बात है कि इसके बाद वीर में शुक्राणु आना बंद हो जाता है। तो कैसे आना बंद हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया द्वारा बंद हो जाते हैं। ठीक, जरूरी नोट, यह तुरंत प्रभावी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आज ही कटवा कर आ गए हो और आज वो प्रभावी हो गया, जाओ चाहे जैसे सेक्स करना ही भैया, वो इतनी जल्दी नहीं प्रभावी होती है, कुछ टाइम लेता है तो प्रभावी होता है। ठीक है, यह तुरंत प्रभावी नहीं होती है। इस सर्जरी के बाद लगभग 2 से 3 महीने तक बैकअप विधि जैसे कंडोम्स का प्रयोग करना चाहिए, जब तक कि स्पर्म टेस्ट न ले या 0 ना आ जाए। यानी जब तक क्या हो कि स्पर्म बिल्कुल, भाई अगर तुम तुरंत कर लिए तो अभी नया नया है, कमजोर तो होगा ही ना। तो इसीलिए कुछ दिन तक वेट कीजिए, तब तक कंडोम्स वगैरह लगाकर किसी तरह काम चलाइए। और जब ये हो जाए एकदम कि हाँ अब एकदम परमानेंट हो गया है, तब चाहे जैसे कीजिए। तो कितने महीनों तक, 2 से 3 महीने तक। कैसे, तो कंडोम्स वगैरह का प्रयोग कीजिए, ताकि जब तक स्पर्म टेस्ट में ना हो जाए, आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा शुक्राशय, ये ध्यान दीजिएगा, शुक्रवाहक। ठीक, शुक्रवाहक को कट करते हैं, शुक्रवाहक। ठीक है, काटा क्या जाता है, शुक्रवाहक। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, यह महिलाओं में एक सर्जिकल विधि है जिससे फेलोपियन ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब मतलब नली और नली भी बोलते हैं। तो नाल उसका मतलब ट्यूब से याद रख सकते हो कि नाल, और टोमी का मतलब कट करना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्थनस के पास, स्थनस ही क्या, इसमें तो स्थनस के जगह ही दिखाया ना। तो इसमें क्या करते हैं, अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब को कट करके और बांध दिया जाता है, छोटा सा हिस्सा सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। प्रभावशीलता, ये तकनीकें अत्यधिक प्रभावी होती है, लेकिन इन्हें वापस पहले जैसा सामान्य करना रिवर्सिबल की बहुत कठिन है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि चलो फिर बेबी कर लेते हैं, नहीं, अब बेबी नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट सर्जरी आप करवा रही हैं, तो बेबी नहीं होगा। गर्भ निरोधक तरीकों के दुष्प्रभाव है क्या, तो ध्यान रखिएगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होती है, अंडवाहिनी काटी जाती है, फेलोपियन ट्यूब कट किया जाता है, और पुरुषों में वासा डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहक कट किया जाता है और उसको बांधा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, वेसिक्टोमी बोलते हैं। अब देखते हैं गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन सा है। डॉक्टर की सलाह, अपने डॉक्टर ना बने भाई, डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों से थोड़ी सी सलाह लेनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्भ निरोधक पद्धति का चयन डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों तक ना पहुंचे तो नर्स से पूछ लो, नर्स भी काफी जानकार होती है। हानिकारक प्रभाव, इनके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मतली, जी मचलाना, पेट दर्द, मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव, अनियमित मासिक धर्म या स्तन कैंसर भी हो सकता है। तो भाई सोच समझ कर यूज कीजिए। देख लीजिए क्या क्या कंडीशन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, पूर्ण अवधि फुल टर्म से पहले गर्भावस्था के स्वैच्छिक समापन यानी चिकित्सीय गर्भपात, जिसे अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, यह प्रेरित गर्भपात कहा जाता है, या अनचाहे गर्भधारण को समाप्त करके जनसंख्या कम करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इसमें ऐसे कंडीशंस हो गई है कि जो कपल्स हैं वो बेबी नहीं चाहते हैं और अनचाहे में बेबी हो गया, तो उसको अगर समाप्त करवाना है तो इसको समाप्त करवा सकते हैं। अब कैसे, कितने मंथ में इसको खत्म कर सकते हैं, तो 3 मंथ तक ये सेफ जोन माना जाता है। जैसे एमनियोसेंटेसिस वाले पढ़े थे ना, कि एमनियोसेंटेसिस में अगर कहीं अनुवांशिक रोगी लड़का निकला, लड़का हो या लड़की, अगर अनुवांशिक रोग है तो उसको इसी विधि द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं बच्चे को। और कब तक सेफ जोन माना जाता है इसका, 3 मंथ तक माना जाता है, अनचाहे गर्भ को समाप्त करके जनसंख्या कम करनी। तो
इसको 3 मंथ इसका सेफ जोन माना जाता है। देखिए कैसे निकालते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ऐसे बच्चे को कट व फिट करके यह निकाला जाता है। कानूनी मान्यता, भारत में अंधाधुंध और अवैध मादा भ्रूण हत्या जैसे इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कड़े प्रतिबंधों के साथ 1971 में एमटीपी को कानूनी मान्यता दी गई थी। क्योंकि ये तो चलो अनचाहे शाहबाज को मान सकते हैं, लेकिन अनुवांशिक रोग का पता भी लगा, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का इसका यूज करने लगते हैं, इसीलिए इन सब पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध वगैरह लगा देते हैं सरकार, लेकिन अब ठीक ठाक मामला है। और देखो एमटीपी का उपयोग असुरक्षित यौन संबंध संभोग के दौरान उपयोग किए गए गर्भनिरोधकों की विफलता, बलात्कार के कारण अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए, जब गर्भावस्था को जारी रखना है मां या भ्रूण या दोनों के लिए हानिकारक या घातक हो सकता है, तब क्या करते हैं कि एमटीपी करवा देते हैं। और एमटीपी 3 महीने तक बहुत सेफ मानी जाती है, नहीं तो 3, 4, 5 अगर हुआ तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो जाएगा। जितना ज्यादा माँ के साथ कनेक्शन होगा उतने ज्यादा ही खतरा होगा। तो इसीलिए किसी को अगर एमटीपी करवानी है तो वो 3 मंथ तक क्या कहें इसको करवा ले। सुरक्षा अवधि क्या होती है, एमटीपी को पहली तिमाही यानी 3 महीने या गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक का बच्चा के सुरक्षित माना जाता है। दूसरी तिमाही के एमटीपी बहुत अधिक जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि माता से ज्यादा कनेक्शन होता है और इसकी वजह से होता क्या है कि खतरनाक होता है। इसमें जच्चा बच्चा दोनों जाने की चांसेस है। यौन संचारित रोग क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीएस क्या है, यौन संभोग। अब ये कैसे होता है, ये एक से ज्यादा कपल्स के साथ क्या करना संबंध बनाने से होता है। क्योंकि आप अगर एक के साथ संबंध बनाते तो आप इसके बारे में सारी चीजें जानते हो, लेकिन अगर कई लोगों के साथ तो थोड़ी ना आप एकदम चार्ट बनाओ कि इसको ये नहीं है उसको वो नहीं है। चार्ट बनाकर तो रखे नहीं ना, ये तुमको कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाने आता है। तो इसीलिए एक के साथ ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, हजारों के साथ थोड़ा कम माना जाता है। तो ये क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज के माध्यम से फैलने वाले रोग या संक्रमणों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग, रजित रोग या जननांग मार्ग संक्रमण आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कहा जाता है। सामान्य रोग जैसे कुछ रोग क्या है, गोनेरिया जिसे हम सुजाग भी बोलते हैं, उपदंश, सिफिलिस, जननांग हर्पीज, क्लेमाइडिया, जननांग मत्स्य, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स शामिल है। अन्य कारण हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ठीक, जो आपका हेपेटाइटिस बी और एचआईवी है, ये कभी ठीक नहीं होते हैं, ठीक, ये कभी ठीक नहीं होते। और ये संक्रमित व्यक्ति के साथ इंजेक्शन की सुइयां, सर्जिकल उपकरण साझा करने, दूषित रक्त चढ़ाने या संक्रमित मां से भ्रूण में भी फैल सकता है। ये ऐसी होती है। बाकी ये सब तो ठीक ठाक हो सकती है। इसमें क्या होता है, जननांगों पर वो जलन वाली फ्लूइड वगैरह भी रिलीज होती है और तो दाने वगैरह इन सब में पड़ जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी होता है ये कभी ठीक नहीं होता है। इसको क्या है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको कंप्लीट ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये रक्त वगैरह से भी हो जाती है, सुइयां वगैरह से भी ये होती है। और ये सारी तो भाई नहीं, ये सारी तो ठीक ठाक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यौन संचारित रोग इलाज कैसे कराएं, जननांग हर्पीज, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी को छोड़कर अन्य सभी आज शुरुआती में पता लग गया है कि ये रोग है, तो क्या होता है कि इसकी ठीक से इलाज किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। किसको छोड़कर, हर्पीज, जननांग हर्पीज, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी को छोड़कर बाकी सबका इलाज करवा दिया जाता है अगर स्टार्टिंग में पता लग गई जटिलता। एसटीडी का समय पर पता लगाना और उचित उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा गंभीर जटिलताएं हो सकती है जिनमें पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये क्या चीज है पेल्विक, तो ये पेल्विक यह है कि चलिए पहले इंसान बनाया है, जैसे ये है क्या है, किसी इंसान की बॉडी है, तो पेल्विक एरिया हम किसे बोलते हैं, ये तो भैया उसका मुंह हाथ पैर हो गया, ज्यादा अच्छा बना दे रहे हैं हम, एकदम मास्टर हो गया। देखो बहुत ज्यादा बनाना नहीं है, तुम लोग खुद समझदार। देखो जो ये होता है जहां से पेट खत्म होती है, जहां से टांगे जुड़ती है,
इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया या श्रोणि क्षेत्र। ठीक, अब अगर इसका सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुआ, जननांगों वाले रोग का अगर सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुआ, ये पेल्विक एरिया वगैरह फूल जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो और इससे क्या होगा क्या कि गर्भपात भी हो सकता है, बांधता रोग भी हो सकता है, शिशु का जन्म लेना बहुत दिक्कत हो जाएगी, अस्थानिक गर्भावस्था, बांझपन या जननांगों के मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए, और भाई जनन अंग यही तो विकसित होते हैं। तो ये चीजें जाननी है कि बहुत सारे बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि जननांग यानी जनन अंग कहाँ स्थित होते हैं, या पेल्विक एरिया या श्रोणि क्षेत्र है क्या, तो ये यही है। ठीक है। अब अगर इन सारे डिजीज का सही उपचार नहीं करवाए तो बांझपन, जननांगों में कैंसर, गर्भपात, शिशु को जन्म लेने, इन सारी चीजों में बहुत सारी दिक्कतें पड़ेंगी। तो इसको बिना शर्म किए आज जाइए और अच्छे से क्या कीजिए, जांच करवा लेनी चाहिए किसी को भी है तो। बचाव के उपचार, अजनबी या कई साथियों के साथ यौन संबंध से बचें। संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का प्रयोग करें क्योंकि ये सेक्सुअल डिजीज जो होती है उनसे रोकता है। किसी भी प्रकार के संदेह के मामले में शुरुआती जांच करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ मुझे ये रोग है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, उनको बताएं, और इसमें शर्म करने की कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अगर शर्म किए तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद के लिए योग्य डॉक्टर के पास जाएं और निदान होने का पूरा इलाज करवाएं। झोला छाप के पास ना जाएं, अच्छे खासे डॉक्टर के पास जाएं। आगे बढ़ते हैं। बांझपन, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी क्या है कि दो कपल यानी दो शादीशुदा जोड़े का लिखा है, देखिए, दो जोड़े असुरक्षित यौन सहवास। असुरक्षित का मतलब क्या है कि बिना कोई बैरियर के क्या करते हैं, सहवास के बावजूद बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। 2-3 साल तक बिना ना ही कंडोम ना ही कोई बैरियर वैसे सेक्स करते हैं, फिर भी बच्चा पैदा कर पाने में असफल हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। इसके कई शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। शारीरिक कारण है हो सकते हैं कि जैसे कोई कैसा हो, स्वस्थ ना हो, जन्मजात बीमारियां, दवाएं, प्रतिरक्षात्मक या मनोवैज्ञानिक, तो हो सकता है कोई मेंटली भी भैया डिस्टर्ब हो, कोई फिजिकली भी डिस्टर्ब हो, ना ही उसमें शुक्राणु निकल रहे या कुछ ऐसी कंडीशंस हो, किसी में जन्मजात रोग हो, किसी में बीमारियां दवाइयों की वजह से ये सारी कंडीशंस हो। ये सारी चीजें होने की वजह से अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ और ये सारी चीजें करवाओ। देखो, सहायक जन्म प्रौद्योगिकी, ये आरटी एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बांझ जोड़ों को कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से बच्चे पैदा कराने में मदद की जा सकती है, जिन्हें आमतौर पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आरटी कहा जाता है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। कौन से हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और सारी चीजें हैं। देखते हैं आईवीएफ क्या है। इसे शरीर से बाहर निषेचन और इसके बाद भ्रूण स्थानांतरण एम्ब्रॉय ट्रांसफर कहा जाता है। आमतौर पर बोलचाल में इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें पत्नी दाता के अंडा और पति तो शुक्राणु का प्रयोगशाला में कराया जाता है। यानी अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि उसमें फेलोपियन ट्यूब में अगर निषेचन नहीं हो पाता, ये सारी कोई दिक्कत है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ट्यूब होता है और उसी में क्या करते हैं कि मादा का अंडाणु लेते हैं और पिता का शुक्राणु, और इसमें क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी ये फेलोपियन नलिका में ना होकर ये कहाँ फर्टिलाइज होता है, ट्यूब में। ठीक, निषेचित पाया जाता है। अब जेडआईएफटी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या है, तो जाइगोट या शुरुआती भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये बेबी क्या होता है, जब
के 8 यानी गुणन करता जाता है, तो क्या होता है कि 8 ब्लास्टोमियर तक जब ये होता है तो इसे फेलोपियन नलिका में, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ब्लास्टोमियर जो होता है वो फेलोपियन नलिका में ही तो होता है, मौरूलावस्था ही तो होता है, 8 से 16 के फेज को बोलते हैं। तो इसे कहाँ स्थानांतरण किया जाता है, इसे फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को आगे के विकास के लिए सीधा गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। अभी तक हम लोग देखे जो टेस्ट ट्यूब बेबी से जायगोट बना था, मतलब वो विभाजन करके, और जब 8 ब्लास्टोमियर यानी मोरूला अवस्था में जब होता है तो उसे हम क्या करते हैं, फेलोपियन नलिका में डालते हैं। बट आगे हम आईयूटी में देखेंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस ट्रांसफर्स में अगर हम देखें तो होगा क्या कि इसको हम डायरेक्ट किसमें, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दाता डोनर से एकत्रित किए गए युग्मकों को दूसरे महिला के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, जो खुद अंडाणु पैदा नहीं कर सकती है। तो होता क्या है कि जो लेडी खुद ओवम नहीं निकाल पाती है उसको क्या करते हैं कि दूसरी महिला के हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। अब देखो ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के एक विशेष प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु तो सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं, जैसे अंडाणु है और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इसी में हम क्या करते हैं, स्पर्म को डाल देते हैं। कृत्रिम गर्भधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या, बांझपन के ऐसे मामले जहां पुरुष साथी तो स्वस्थ शुक्राणु में असमर्थ होता है, यानी होता क्या है कि अगर शुक्राणु कम रिलीज होते हैं या ऐसा कुछ कंडीशंस है कि पुरुष क्या है स्वस्थ नहीं है, उससे बहुत कम स्पर्म रिलीज होते हैं, तो भाई अब स्पर्म ज्यादा जो रिलीज होते हैं वो तो कुछ गर्भाशय गिरवा में फंस जाते हैं, कुछ वेजाइना के इधर उधर फंस जाते हैं, या कुछ यूट्रस तक ही आ पाते हैं, कुछ जाकर तब फेलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा ब्लड सेचन में ज्यादा स्पर्म की जरूरत होती है। तो इन्हीं सब के लिए होता क्या है कि हम इसको कृत्रिम रूप से महिला के योनि यानी गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। यह तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें पति या किसी दाता से एकत्रित किए गए वीर्य को कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, योनि के गर्भाशय में डायरेक्ट इंजेक्ट करवा दी जाती है। गर्भाशय में पहुंचने की इस प्रक्रिया को IUT इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। रहा चैप्टर समाप्त। अब देखो कुछ चीजें बताई गई हैं कि नोट, इन सभी तकनीकों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का द्वारा अत्यधिक सटीक प्रबंधन और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका लाभ कुछ ही देशों तक सीमित लोगों तक ही पहुंच पाता है। इसके अलावा भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक कारण भी लोगों को इन तरीकों को अपनाने से रोकते हैं। जैसे अगर ऐसा कुछ कंडीशंस करवाया जाए तो इसमें क्या कहेंगे, ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा सीमेन है ही नहीं, तो मेरा बच्चा है ही नहीं, तो इन सारी चीजों को देखा जाता है। तो अगर ये सारी तकनीकें आप यूज नहीं कर पाते हो या कुछ दिक्कत है, महंगे भी हैं, जैसे रोगेसी वगैरह ये सब काफी महंगे हैं, तो इन सब से बचने के लिए बच्चे को भी गोद ले सकते हैं, ठीक, बच्चा भी गोद लिया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैप्टर बस।